हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी एसएसटी की वर्कशीट नंबर 21। डेट है आपकी 11 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट आपकी पाठ्य पुस्तक इतिहास के पाठ 5 जब जनता बगावत करती है वहाँ से ली गई है। इस चैप्टर को हम लास्ट वर्कशीट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब स्टार्ट कर चुके हैं, उसे ही इसमें आगे कंटिन्यू किया गया है। आज का टॉपिक है आपका जनता की नज़र से। उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायदा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़िए। तो उस टाइम पे यानी 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था, उस ज़माने में जो लोग थे वो अंग्रेजी शासन के बारे में, अंग्रेज़ों के बारे में क्या सोचते थे, इसके लिए, इसको बताने के लिए यहाँ पर 2 स्रोत दिए गए हैं। पहला जो स्रोत है वो है आपका 84 नियमों की सूची। स्टार्ट करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गौडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। तो आपकी जो बुक थी माझा प्रवास, जिसे विष्णु भट्ट ने लिखा था, विष्णु भट्ट गौडसे, उसकी ही कुछ अंश दिए गए हैं कि विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं, यानी वो बताते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वह वापस लौट जाए। तो विष्णु भट्ट बताते हैं कि जब वो जा रहे थे एक यज्ञ के लिए तो उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से होती है और वो कहते हैं कि हम लोग घर लौट जाएं, यानी विष्णु भट्ट और उनके चाचा घर लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाही कहते हैं कि आप लोग घर लौट जाइए, क्योंकि 3 दिन के अंदर बहुत बड़ा कोहराम होने वाला है, आंदोलन होने वाला है अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था। विष्णु भट्ट बताते हैं कि उनकी बात कुछ इस प्रकार थी कि अंग्रेज़ सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है और उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया है। तो सिपाही की बात बताते हुए वो कहते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो लोग हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। ठीक है। कलकत्ता में सारे राजाओं, यानी जितने भी राजा थे और राजकुमार थे, उनकी मौजूदगी में वो उसका ऐलान करने वाले हैं। जो 84 नियमों की सूची थी वो, उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। तो राजा जो अंग्रेज थे उनको चेतावनी दे चुके हैं कि आप इसको हटा दीजिए, वरना बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है, बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मचेगी। तो राजा उन्हें कहते हैं कि अगर ये नियम लागू हो गए तो इस वजह से सोच लीजिएगा, यहाँ पर बहुत बड़ी उथल पुथल मच सकती है। धर्म युद्ध के लिए राजा उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। तो वो बताते हैं कि सारे राजा गुस्से में राजधानी की तरफ लौट चुके हैं और तमाम बड़े लोग, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो योजनाएं बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई थी और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई थी। तो यहाँ पर लोगों की बात दी गई है कि लोगों के मन में उस टाइम पे क्या चल रहा था। लोग सोच रहे थे अब कुछ दिनों में बिल्कुल लड़ाई शुरू होने वाली है अंग्रेज़ों के विरुद्ध, क्योंकि अंग्रेज जो नीतियाँ लागू कर रहे हैं वो अब हमारे बिल्कुल धर्म युद्ध पे आ गया, मतलब हमारे धर्म पे आ गया है। ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि मेरठ छावनी से मतलब पूरी प्लानिंग हो चुकी है कि सैनिक कहाँ से निकलेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका दूसरा स्रोत दिया गया है कि जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के संस्मरणों से मिलती है। तो उस टाइम की जो कुछ झलकें हैं वो हमें सीताराम सूबेदार थे जो सीताराम पांडे, उनके संस्मरणों से, संस्मरण होता है जो आपकी याददाश्त पे लिखा गया होता है। ठीक है, आपकी स्मृति के आधार पर जो चीज़ें लिखी गई होती हैं। जो बंगाल नतीवे आर्मी में सिपाही के तौर पर 1812 में भर्ती हुए थे और 1860 में सेवानिवृत्त हुए थे, यानी रिटायर हुए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो वो बताते हैं
कि जब उनका रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद जो कमान अफसर थे नॉर्वेट, उन्होंने अपने संस्मरण का यानी उन्होंने जो भी चीज़ें देखी थी उसके बारे में वो उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने संस्मरण लिखे, यानी अपनी बातें उन्होंने लिखी, जो भी उन्होंने देखा था सारी चीज़ों को लिखा, और उसके बाद जो नॉर्गेट थे उन्होंने उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अ, और फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, सिपाही से सूबेदार के नाम से प्रकाशित करवाया, और उस बुक का नाम था आपका सिपाही से सूबेदार। इंग्लिश में इसका नाम था फ्रॉम सिपॉय टू सूबेदार, प्रकाशित करवाया। सीताराम पांडे के स्मरणों का एक अंश इस प्रकार था। तो सीताराम ने जो अपना संस्मरण लिखा था उसका यहाँ पे अंश दिया गया है। वो कहते हैं कि मेरा मानना है कि अवध पे हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था। तो सीताराम बताते हैं कि अवध पे जो अंग्रेजों ने कब्जा किया था, अंग्रेज हर एक राज्य पे कब्जा कर लिया करते थे, जो रजवाड़े होते थे, और वो अलग अलग नीति बताया करते थे। जैसे अवध पे जब वो कब्जा कर रहे थे तो उन्होंने ये बोला था कि अवध का शासन अच्छा नहीं चल रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, इसीलिए यहाँ की जनता को मुक्त करने के लिए हमें इसके ऊपर कब्जा करना पड़ेगा, इसका शासन हमारे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के बारे में वो बताते हैं, यानी जो हमारे राइटर है ये सीताराम पांडे, वो कहते हैं कि अवध पे जो कब्जा हुआ था सिपाहियों का, इस वजह से जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे, और वो गवर्नमेंट के खिलाफ साजिशें करने लगे थे कि हम इनके विरोध में खड़े होंगे, या प्लानिंग कर रहे थे वो लोग कि इस तरह से युद्ध होगा या इस तरह से चीज़ें होंगी, इस तरह की पूरी प्लानिंग चल रही थी। अवध के नवाब और दिल्ली बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि जो विदेशी थे यानी जो अंग्रेज थे, उन्होंने बादशाह के साथ, उनके जो प्रिय बादशाह थे, अवध के लोगों के प्रिय बादशाह, उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया, ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। उन्होंने दलील दी कि अगर सिपाही मिलकर काम करे और इन सुझावों पर अमल करे तो सेना ऐसा कर सकती है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। तो यहाँ पर सीताराम पांडे बताते हैं कि इसी टाइम पे कुछ गलतफहमियां भी होने लगी थी, जैसे कि सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफल आई थी उस टाइम पे, उसके इस्तेमाल के बारे में, यानी उसको कैसे प्रयोग में लिया जाएगा, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताने के लिए अलग अलग छावनियों में कुछ लोगों को भेजा था। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, यानी उनको ट्रेनिंग दी। इसी दौरान ना जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया। तो उस टाइम पे ये अफवाह फैल गई थी कि जो बंदूकें इस्तेमाल हो रही हैं, यानी जो राइफ़ल इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि उसको मुंह से, आगे का जो हिस्सा होता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, तो लोगों में ये अफवाह फैल गई थी कि जो कारतूस है उसमें जिसे हटाना पड़ता है मुंह से, उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप है। तो गाय जो होती है वो हिंदुओं के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता होती है उनकी, बहुत वो जुड़े हुए होते हैं इस चीज़ से, ठीक है। और जो सुअर होते हैं वो मुसलमानों में ऐसा माना जाता है कि वो उसको नहीं टच करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग थे उस टाइम की, उनके धर्म पे बात आ गई थी, तो इससे लोग और ज़्यादा नाराज़ हो रहे थे इन अफवाहों के कारण। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। तो ये बताते हैं जो हमारे सीताराम पांडे हैं वो बताते हैं कि लोग लिख लिख के, यानी रेजिमेंट के जो एक लोग थे वो दूसरे लोगों को ये खबर लिख लिख कर बताने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उन्हें मजहब को चोट पहुंचाने के लिए कभी कुछ नहीं किया था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेजों ने सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, कि अंग्रेज सबको ईसाई बनाना चाहते हैं। तो वो अपनी स्मृति के आधार पर बताते हैं अपनी बातों को कि इस टाइम पे और ज़्यादा एक तो अफवाह फैल रही थी, ऊपर से कुछ चीज़ें और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जैसे कि
बहुत से जो स्वार्थी लोग थे जो लड़ाई करवाना चाहते थे, उन लोगों ने कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ जो है वो सभी को ईसाई बनाना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं। इसी वजह से, क्योंकि वो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने इस तरह के कारतूस बनवाए हैं जिसमें गाय और सूअर की चर्बी चढ़ी हुई है, ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। कर्नल साहब का मानना था कि यह बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी, इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, और उन्होंने मुझे घर चलने की हिदायत दी। तो वो मान रहे थे ऐसा कि इतना ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा धर्म के ऊपर लोगों की बात आ रही थी, ठीक है। दोनों ही पक्ष के लोग मान रहे थे कि जो अंग्रेज हैं वो हमें बिल्कुल ईसाई बनाने पे तुले हुए हैं, इसीलिए वो मुसलमान और हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये बेचैनी हर किसी को दिखाई दे रही थी, उन्हें भी दिखाई दे रही थी। इस बार भी अपने आप ख़त्म हो जाएगी, वो मानते थे ये खुद ही ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद वो घर जाने की उन्हें हिदायत देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका कि माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा। आंसर होगा आपका कि सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को इसीलिए लौट जाने के लिए कहा क्योंकि 3 दिनों में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होने वाली थी, क्योंकि बगावत होने वाली थी वहाँ पर, इसीलिए वो उन्हें कहते हैं कि आप घर को लौट जाइए। सेकंड है आपका कि सीताराम पांडे कौन थे और उन्हें संस्मरण लिखने के लिए किसने प्रेरित किया। तो सीताराम पांडे अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे, ठीक है, जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। उन्हें कमान अफसर नॉरगेट ने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया। तो उन्हें प्रेरित करने वाले थे हमारे कमान अफसर जो नॉरगेट थे उन्होंने, और नॉरगेट ने ही इसे फिर अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था, ट्रांसलेट भी किया था। क्वेश्चन थर्ड है आपका, अंग्रेजी फौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था। आंसर होगा आपका कि भारतीय सिपाही अवध पर अंग्रेजी कब्जे से नाराज थे। तो जो भारतीय सिपाही थे, जो अंग्रेजों ने जो अवध पे कब्जा कर लिया था गलत तरीके से, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। भारतीय सिपाहियों में यह अफवाह फैली हुई थी कि अंग्रेजी सरकार उनका धर्म नष्ट करना चाहती है। तो इसके अलावा ये भी अफवाह फैली थी, जैसे कारतूस से फैल गई थी, कि जो अंग्रेजी सरकार है वो हिंदुओं का और मुसलमानों का धर्म भ्रष्ट करना चाहती है। क्वेश्चन 4 है आपका कि इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, विस्तार से लिखिए। आंसर होगा आपका कि जो संस्मरण होते हैं, संस्मरण का अर्थ होता है स्मृति या याददाश्त के आधार पर लेखन। तो जो लेखन आपका आपकी याददाश्त पे आधारित होता है, आपकी स्मृति पर आधारित होता है, उसे हम संस्मरण कहते हैं। संस्मरण भी इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उन घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, यानी सामने से देखा है या महसूस किया है, वह इसका जीवंत वर्णन करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर सिचुएशन देखी है, तो वो इसका बहुत ही जीवंत रूप से वर्णन कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हमें बता सकते हैं, और यह एक विश्वसनीय स्रोत है, यानी हम इसके ऊपर विश्वास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये इतिहास को जानने का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सहायक तरीका होता है, ठीक है।